हेलो दोस्तों, दलीप हिंदी शॉर्ट एंड क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की डिक्टेशन दैनिक जागरण की संपादकीय डिक्टेशन है। डिक्टेशन की गति 160 शब्द प्रति मिनट होगी। डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं 5 सेकंड बाद। सजा बुनाने की कोशिश। लोकसभा की सदस्यता गंवाने के बाद पहली बार मीडिया को संबोधित कर रहे राहुल गांधी ने जिस तरह यह कहा कि कुछ भी हो जाए मैं अदानी मामले को लेकर प्रश्न पूछता रहूंगा, उससे यह स्पष्ट हो गया कि मानहानि मामले में अपनी सजा को लेकर वह कानूनी लड़ाई से अधिक राजनीतिक लड़ाई लड़ने को प्राथमिकता देने जा रहे हैं। इसका पता कांग्रेस की ओर से देश भर में धरना प्रदर्शन करने की तैयारी से भी चलता है। यह भी उल्लेखनीय है कि अपने प्रवक्ता पवन खेड़ा के मामले में जो कांग्रेस हानन पानन सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई थी, वह राहुल गांधी के मामले में ऐसी कोई तत्परता नहीं दिखा रही है। इसका अर्थ है कि राहुल गांधी की सजा को राजनीतिक रूप से बुनाने की तैयारी कर ली गई है। इसी के तहत राहुल गांधी और कांग्रेस की ओर से यह बताने की कोशिश की जा रही है कि उन्हें सजा इसलिए सुनाई गई और उनकी सदस्यता इसलिए चली गई क्योंकि वह अदानी मामले पर लगातार सवाल खड़े कर रहे थे। किसी मामले को अलग रूप देकर उसके राजनीतिक रूप से बुनाना कोई नई अनोखी बात नहीं, लेकिन ऐसी कोई कोशिश तभी सफल होती है जब जनता भी उस विमर्श से जुड़ती है जो नेता या दल विशेष की ओर से गढ़ा जा रहा होता है। यह समय बताएगा कि जनता इस धारणा से सहमत होती है या नहीं कि राहुल गांधी को अदालत से सजा इसलिए मिली क्योंकि वह अदानी मामले में लगातार बोल रहे थे। राहुल गांधी और उनके सहयोगी कुछ भी कहें, सच तो यही है कि मानहानि के मामले में सजा उनके उस बयान के लिए मिली है जो उन्होंने 4 वर्ष पहले मोदी समाज को लेकर दिया था। क्या इस सच से मुंह मोड़ने के लिए राहुल गांधी अपनी सजा के खिलाफ अपील करने के बजाय जेल जाना पसंद करेंगे ताकि उन्हें लोगों की सहानुभूति मिल सके? यह वह प्रश्न है जिसका उत्तर फिलहाल उपलब्ध नहीं है, लेकिन कांग्रेस राहुल की सजा के मामले को बहुत अधिक नहीं खींच सकती क्योंकि एक तो भाजपा अपने स्तर पर यह समझाने की हर संभव कोशिश करेगी कि उनकी सदस्यता किन कारणों से गई और दूसरे यह कोई ऐसा मामला नहीं जो आम जनता के सरोकार से जुड़ा हो। राजनीति उन्हीं मुद्दों पर की जा सकती है जो जनता को प्रभावित करते हों। कांग्रेस को यह विस्मृत नहीं करना चाहिए कि पिछले चुनाव के अवसर पर उसने और विशेष रूप से राहुल गांधी ने राफेल सौदे को एक घोटाला करार देकर उसे राजनीतिक रूप से बुनाने के हर संभव जतन किए थे, लेकिन यह किसी से छिपी नहीं कि उसके नतीजे क्या रहे। यदि जनमानस किसी मुद्दे को अहमियत नहीं देता तो फिर राजनीतिक दल कुछ भी कर ले उसका व्यापक असर नहीं पड़ता। खालिस्तानियों का उत्पाद। भगोड़े अमृतपाल के साथियों के खिलाफ पंजाब पुलिस की कार्रवाई को लेकर ब्रिटेन, कनाडा, अमेरिका में खालिस्तानी समर्थक जिस तरह भारत के राजनयिक ठिकानों पर उत्पात मचा रहे हैं, वह किसी सोची समझी साजिश का परिणाम ही जान पड़ता है। एक तो यह स्पष्ट है कि इन सिर्फ पीरे खालिस्तान समर्थकों के पीछे पाकिस्तान का हाथ है और दूसरे यह भी दिख रहा है कि ब्रिटेन, कनाडा, अमेरिका की सरकारें उनके खिलाफ ऐसी कार्यवाही नहीं कर रही हैं जैसी आवश्यक और अपेक्षित है। यही कारण है कि भारत को इन देशों से अपनी आपत्ति जतानी पड़ रही है। पहले लंदन, सैन फ्रांसिस्को में हुई घटनाओं पर भारत ने ब्रिटेन, अमेरिका के समक्ष अपना विरोध व्यक्त किया, फिर कनाडा सरकार से। भारत ने यह कहकर बिल्कुल सही किया कि खालिस्तानियों के उत्पात पर केवल निंदा करने से बात बनने वाली नहीं है, उनके खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए। भारत को यह सुनिश्चित करना होगा कि इन देशों की सरकारें वास्तव में ऐसा करें, क्योंकि भले ही मुट्ठी भर खालिस्तानी समर्थक उत्पाद मचाते हों, लेकिन वे माहौल खराब करने का काम करते हैं। अच्छी बात यह है कि उनकी पागलपन भरी हरकतों को भारत का सिख समाज अस्वीकार कर रहा है। ऐसा लगता है कि विदेश में सक्रिय खालिस्तानी इसलिए खिसियाए हुए हैं कि भारत के सिख उनकी पूर्ण गतिविधियों को कोई भाव नहीं दे रहे हैं। भारत और विशेष रूप से पंजाब के सिखों ने अपने संयत व्यवहार से विदेश में सक्रिय खालिस्तानियों के इरादों पर पानी फेरने का जो काम किया है उसकी जितनी प्रशंसा की जाए कम है।
भारत सरकार को एक और जहां यह सुनिश्चित करना होगा कि कनाडा, ब्रिटेन, अमेरिका आदि की सरकारें अपने यहाँ के खालिस्तानियों को उत्पात मचाने और भारत के विरुद्ध नफरत फैलाने से रोकें। वहीं यह भी देखना होगा कि पाकिस्तान इन भारत विरोधी तत्वों को उकसाने से बाज आए। इसमें कोई संशय नहीं कि विभिन्न देशों में सक्रिय खालिस्तान समर्थक पाकिस्तान के इशारों पर उपद्रव कर रहे हैं। वे पाकिस्तान की गोद में बैठे हैं। इसका पता इससे चलता है कि खालिस्तान की उनकी अवधारणा में पाकिस्तान का कहीं कोई जिक्र नहीं होता। वह यह दिखाने का नाटक भी करते हैं कि उन्हें यह पता ही नहीं कि ननकाना साहिब और करतारपुर साहिब कहाँ पर स्थित हैं। वे पाकिस्तान में सिखों के साथ हुए बुरे बर्ताव की भी जानबूझकर अनदेखी करते हैं। इससे विचित्र और कुछ नहीं कि पाकिस्तान खालिस्तान के नाम पर उन्हें दिवा स्वप्न दिखा रहा है और वे खुशी खुशी उसे देख भी रहे हैं। यह दिवा स्वप्न देखने और दिखाने का काम कनाडा के वे कुछ सिख नेता भी कर रहे हैं जिन्हें पंजाब की जमीनी हकीकत का कुछ ज्ञान नहीं। चूंकि ऐसे तत्वों को कनाडा सरकार का संरक्षण मिल रहा है, इसलिए भारत को सख्ती दिखानी होगी। शिक्षकों की भूमिका। शिक्षा मंत्रालय की यह पहल स्वागत योग्य है कि नई शिक्षा नीति के तहत राज्य सरकारों को इसकी गारंटी देनी होगी कि वे शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्यों में नहीं लगाएगी। यह संभव है कि केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के आग्रह आदेश पर राज्य सरकारें इसके लिए हामी भर दें कि शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्यों में नहीं लगाएगी, लेकिन वे इसकी गारंटी देने में तभी समर्थ होगी जब उन कार्यों के लिए अन्य विभागों की मदद लेगी जो अभी तक शिक्षकों को सौंप दिए जाते हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय विभिन्न उच्च न्यायालयों, शिक्षा बोर्डों और शिक्षकों के संगठनों की ओर से एक लंबे अरसे से यह कहा जा रहा है कि शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्यों में न खपाया जाए, लेकिन नतीजा ढाक के 3 पात वाला ही है। सच्चाई यह है कि जैसे तैसे इस पर जोर दिया जाता रहा कि शिक्षकों को अन्य कामों में न लगाया जाए, वैसे वैसे उन्हें शिक्षण से इतर कार्यों में खपाने का सिलसिला कायम होता गया। यह स्थिति करीब करीब देश के लगभग सभी राज्यों में बनी। इसका कारण यह है कि शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्य सौंपना एक परिपाटी बन गया है। क्या यह आशा की जाए कि शिक्षा मंत्रालय की पहल पर राज्य सरकार यह गारंटी देने के लिए आगे आएंगे कि शिक्षकों को पठन पाठन के अतिरिक्त अन्य कोई दायित्व नहीं सौंपेगी? यह फिलहाल एक अनुत्तरित प्रश्न है, लेकिन इसका सकारात्मक उत्तर राज्य सरकारों को देना ही होगा। शिक्षकों को शिक्षा से इतर दूसरे कार्यों में खपाना एक तरह से जानबूझकर शिक्षा के महत्व की अनदेखी करना है। राज्य सरकारों को यह अनदेखी तत्काल प्रभाव से बंद करनी चाहिए। इसका कोई औचित्य नहीं कि हर नया काम शिक्षकों को सौंप दिया जाए। एक अनुमान के अनुसार कुछ राज्यों में शिक्षकों को 1 दर्जन से अधिक ऐसे कामों में लगाया जाता है जिनका पढ़ाई लिखाई से कोई सीधा संबंध नहीं होता। जैसे राज्य सरकारों से यह अपेक्षित है कि वे शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्यों में न खपाएं, वैसे ही शिक्षकों से इसकी आशा की जाती है कि वे पठन पाठन के अपने दायित्वों का निर्वाह समर्पण भाव से करें। उन पर भावी पीढ़ी को गढ़ने और विशेष रूप से उसका चरित्र निर्माण करने का महती जिम्मेदारी होती है। कोई भी समझ सकता है कि विभिन्न कारणों से इस जिम्मेदारी का पालन नहीं हो पा रहा है। शायद इसी कारण समाज में शिक्षकों की छवि वैसी नहीं रह गई है जैसे एक समय होती थी। अच्छा यह होगा कि राज्य सरकारें, शिक्षा संगठन, विद्यालय और स्वयं शिक्षक उन उपायों पर विचार करें जिनसे शिक्षकों की छवि सुधरे और वे भावी पीढ़ी के लिए रोल मॉडल बने। शिक्षकों की यह भी जिम्मेदारी है कि वे छात्रों को ऐसे लोगों से परिचित कराएं जो उनके लिए रोल मॉडल बन सके और वे बेहतर नागरिक बन सकें। धाकदार राजनीति। यह स्वागत योग्य है कि सुप्रीम कोर्ट उस याचिका की सुनवाई करने को तैयार है जिससे यह मांग की गई है कि दोषियों को राजनीतिक पार्टी बनाने और किसी दल का पदाधिकारी बनने पर रोक लगाई जाए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को शीघ्र सुनने की आवश्यकता नहीं समझी, लेकिन यह आशा की जाती है कि वह उस पर गंभीरता से विचार करने के साथ ही ऐसा कुछ करेगा जिससे किसी आपराधिक मामले में सजा पाए नेता किसी दल में पद न धारण कर सकें और न ही अपना राजनीतिक दल बनाने पाएं। ऐसी कोई व्यवस्था बनाना इसलिए आवश्यक है क्योंकि कई ऐसे नेता हैं जो सजायाफ्ता होने के बाद भी अपने दल में कोई न कोई पद धारण किए रहते हैं अथवा उन्होंने अपने राजनीतिक दल का गठन कर लिया है। यह और कुछ नहीं,
सजा याफ्ता नेताओं की ओर से पर्दे के पीछे से की जाने वाली राजनीति है। उनकी यह सक्रियता राजनीति के अपराधीकरण को रोकने के प्रयासों पर पानी फेरने का ही काम करती है। यह सही है कि ऐसे नेता चुनाव नहीं लड़ सकते, लेकिन वे राजनीति में सक्रिय रहकर उसे प्रभावित करने का काम तो करते ही हैं। ऐसे नेता कई बार दल विशेष के कर्ता धर्ता बनकर उसकी रीति नीति तय करने का भी काम करते हैं। इसी तरह वे यह मिथ्या प्रचार करके लोगों की सहानुभूति अर्जित करने की भी कोशिश करते हैं कि उन्हें राजनीतिक बदले की भावना के तहत जानबूझकर झूठे मामले में फंसाया गया। सजा याफ्ता नेता ऐसे कुतर्क भी खूब देते हैं कि सबसे बड़ी अदालत जनता है। कई बार वे अदालतों के फैसले को सरकार का फैसला करार देकर भी लोगों को गुमराह करने का काम करते हैं। राहुल गांधी इन दिनों यही कर रहे हैं। उन्हें आपराधिक मानहानि के मामले में सूरत की एक अदालत ने सजा सुनाई है और उसके चलते उन्होंने लोकसभा सदस्यता गंवा दी है। लेकिन वह और उनके साथी यही प्रचारित करने में लगे हुए हैं कि उन्हें सरकार ने सजा दी है क्योंकि वे उसके विरुद्ध बोल रहे थे। स्पष्ट है कि वह पीड़ित होने का दिखावा इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि यह जान रहे हैं कि सांसद न रहते हुए भी कांग्रेस की राजनीति उनके ही इर्द गिर्द घूमती रहेगी और उन्हें कुछ हमदर्दी हासिल हो जाएगी। कायदे से सजा याफ्ता नेताओं को राजनीति से दूर करने का काम राजनीतिक दलों को ही करना चाहिए, लेकिन वे न तो इसके लिए तैयार हैं और न ही चुनाव आयोग के उस प्रस्ताव को स्वीकार कर रहे हैं जिसके तहत इस पर बल दिया जा रहा है जो नेता गंभीर आरोपों से दो चार हों और जिनके खिलाफ आरोप पत्र दायर हो चुका हो उनके चुनाव लड़ने पर रोक लगाई जाए। समझना कठिन है कि राजनीतिक दल इस प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिए तैयार क्यों नहीं है। धन्यवाद।